जैसे बॉन्डिंग में हम लोग पहले समझे थे कि अगर ये मॉलिक्यूलर एक्सिस है तो ये वाला S और ये वाला S पे जो ओवरलैपिंग हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा ओवरलैप, या यहां पे जो बॉन्ड बनेगा दैट बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर एक्सिस है और इसको बोलते हैं हम लोग एंड टू एंड ओवरलैप। ठीक है, अगर यहां पे एक S होता और एक P होता तो इस ओवरलैप को भी हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्मा ओवरलैप। ठीक है, और अगर P और P का ओवरलैप करेंगे इस तरीके से तो ये वाला भी बॉन्ड हो गया सिग्मा ओवरलैप। S जो है कभी भी पाई ओवरलैप नहीं कर सकता है, क्लियर है। लेकिन P जो है वो सिग्मा के साथ पाई भी बना सकता है। जैसे अगर मान लीजिए ये मॉलिक्यूलर एक्सिस में ये एक P ऑर्बिटल है और बगल में एक P ऑर्बिटल इस तरीके से है, तो ये वाला जो ओवरलैप हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पाई ओवरलैप। पाई ओवरलैप P और P के बीच में हो सकता है, जो हम लोग को पढ़ाई करना है बेसिकली ऑर्गेनिक में, और एक हम लोग को पढ़ना होता है P और D के बीच में, मतलब ऐसा, ये वाला। ठीक है, ऊपर वाले को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग P पाई P पाई। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, P पाई D पाई। A और B के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये तो सिग्मा है, A और B के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा है और एक पाई, और A और B के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा है और दो पाई। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर हम लोग को दिया हुआ है तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर जोड़ेंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो जाएगा। जैसे मान लो ऐसा है CH3 CH2, यहां पे CH डबल बॉन्ड CH और यहां पे C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन का बात किया जाए तो ये वाला कार्बन sp3 दिख रहा है क्या तुरंत, एक बार में कार्बन है, देखो अब कार्बन 4 बॉन्ड बनाया हुआ है, चारों सिग्मा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। ये वाला जो कार्बन है वो सब लोग को sp2 दिखा, इधर एक सिग्मा है, दूसरा सिग्मा है और एक CH वाला सिग्मा है, और इस तरफ क्या है, 3 CH वाला सिग्मा है और एक ये वाला सिग्मा है। ये भी कार्बन क्या हो गया, sp2, सबको दिखा, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, इधर एक CH वाला सिग्मा, और ये वाला sp हाइब्रिडाइज्ड और ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो अगर मान लो किसी का भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग पाई बॉन्ड का नेचर को निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये रह गया। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर आप निकाल रहे हैं तो sp है। ठीक, मतलब इस कार्बन का S तो कंज्यूम हो ही गया, वो तो वैसे भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है, एक P कंज्यूम हो चुका है, मतलब अभी 2 P ऑर्बिटल बाकी है। ठीक, और इस तरफ कौन है, ऑक्सीजन, वो भी सेकेंड पीरियड का, तो इसीलिए इसका दोनों पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड भी कैसा नेचर का हो जाएगा, P पाई, और ये वाला पाई बॉन्ड भी P पाई। वैसे भी ध्यान रखना, अगर सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो वहां तो D हो ही नहीं सकता है, इसमें कार्बन भी सेकेंड पीरियड का है और ऑक्सीजन भी सेकेंड पीरियड का है, तो जो भी पाई बॉन्ड रहेगा P पाई ही रहेगा। क्लियर है, उसमें निकालने का भी जरूरत नहीं, अगर सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है ऑल द पाई बॉन्ड विल ऑलवेज बी P पाई। लेकिन अगर कहीं डी आता है, थोड़ा इनऑर्गेनिक का पार्ट है उसमें। ठीक है, जैसे ऐसा है, देखो सल्फर लोन पेयर, यहां पे एक डबल बॉन्ड और यहां पे एक डबल बॉन्ड। ध्यान देना, यहां पे सल्फर, क्योंकि यहां पे हम लोग ये वाला बात डिस्कशन ये कर रहे हैं क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ठीक है कार्बन रहेगा सब क्वेश्चन में, बट कभी कभी बीच में सल्फर क्लोरीन ये सब भी आएगा जो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है, अब ये वाला सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन ध्यान से देखो, sp2 सब लोग को दिख गया, इसको बताने की जरूरत तो नहीं है, 2 सिग्मा और एक लोन पेयर, sp2 हो गया। ठीक, यहां पे ऑक्सीजन है, मतलब कि ये वाला ऑक्सीजन तो अपना फिक्स, ये वाला ऑक्सीजन तो अपना फिक्स किया हुआ है कि मेरा तो P ही रहेगा, बिकॉज हम सेकेंड पीरियड के, मेरा तो D आ नहीं सकता है। अब ये वाला सल्फर कह रहा है कि 2 P तो हम हाइब्रिडाइजेशन में यूज कर लिए, बचा हुआ एक P, यानी कि मेरा एक पाई बॉन्ड में हम P को डाल सकते हैं, मेरे पास एक P बचा ही है, और ये ऑक्सीजन बोल रहा है मेरा तो P ही रहता है, यानी कि एक पाई बॉन्ड कैसा हो गया इसका, P पाई। क्लियर, अब दूसरा वाला पाई बॉन्ड में अगर जाएंगे तो ऑक्सीजन का तो क्लियर है मेरा तो P ही रहेगा, बट सल्फर बोल रहा है मेरा तीनों P गया, यानी कि दूसरा वाला पाई बॉन्ड P पाई D पाई। ठीक है,
हम लोग जो भी कंपाउंड पढ़ने वाले हैं ना, उसमें एक एटम तो सेकेंड पीरियड का रहेगा ही पाई बॉन्ड बनाने वाला, इसलिए एक तो पी रहेगा ही। तो हम लोग को दो ही पाई बॉन्ड पे खेलना है, एक पी पाई और एक पी पाई डी पाई। थोड़ा सा जैसे हम लोग बात करें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो बेसिक आप लोग को ट्रेंड पता है पीरियोडिक टेबल वाला, अलोंग अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वेरी गुड, अलोंग अ ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, ये सबको पता है, ठीक है। इसमें अगर सेम एटम का अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन है, लेट्स टॉक अबाउट लाइक कार्बन, ठीक है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा, है जानकारी? ये सेम एटम के लिए बाबू, एटम सेम रहना चाहिए, सेम एटम। अगर एटम सेम है तो जैसे जैसे परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। जैसे इस वाले केस में s कैरेक्टर कितना है, 50% s कैरेक्टर, इस वाले केस में 33.33% s कैरेक्टर और इसमें 25% s कैरेक्टर। तो जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता जाएगा सेम एटम में। अदरवाइज ये वाला पीरियोडिक ध्यान रखेंगे, अलोंग अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, अलोंग ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। ये सब क्लियर? एक यहां पे और काम का चीज आप लोगों को आता है जो ऑर्गेनिक में यूज होगा, बाकी तो हम लोग को डेटा में बहुत नहीं घुसेंगे बट थोड़ा थोड़ा जगह पे। जैसे इसको देखो, नाइट्रोजन का, अगर नाइट्रोजन sp3 है, sp3 नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो वैल्यूज होता है, वैल्यू वो होता है 3। पाउलिंग स्केल वाला कभी हम लिखाए होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, याद है क्या? पाउलिंग स्केल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू नहीं ध्यान में? सेकेंड पीरियड का एलिमेंट सब लाइन से अगर लिखे तो क्या क्या लिखेंगे? लिथियम, सेकेंड पीरियड लिख रहे हैं तो लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, सिलिक, अरे क्या ऊपर नीचे लिखने लग गया ना, कार्बन के बगल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ठीक लिखे ना? कई बार क्या सीक्वेंस में लिखने जाते हैं। लिथियम के नीचे सोडियम, इसके नीचे मैग्नीशियम, यहां पे फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और यहां पे रहता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.1, ठीक है। लिथियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 1 और सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखते हैं 0.9। अब ये क्या है ना बाबू, ये 1 से लेकर के फ्लोरीन तक 0.5 से बढ़ता है, 0.5 से, यानी कि ये 1 है तो ये क्या हो गया 3.54, सही जा रहा है। यहां पे 0.9 है, फास्फोरस तक बढ़ता है 0.3 से, ठीक है, फिर एक बार बढ़ेगा 0.4 से, फिर एक बार बढ़ेगा 0.5 से, तो 0.9 ये क्या हो गया 1.5, 1.8, 2.1, 2.5 और 3। अब इतना ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यूज याद रखना है आप लोगों को, इसके अलावा वैल्यूज नहीं याद करना है। इसके अलावा फिर ये वाला ट्रेंड को फॉलो करना है। जैसे मान लो कोई फिर सिलिकॉन के नीचे का बात करने लग गया या इसके नीचे का, तो पता है कि घट रहा है। ये वैल्यूज भी बहुत काम का नहीं है आपको, मतलब क्या काम का भी तो कहीं कहीं पे बहुत यूज आ जाता है, बट अदरवाइज आपको ना ये पता होना चाहिए कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो उसमें ये वैल्यू बहुत काम का है। पता है ये जो भी वैल्यूज आप लोगों को दिख रहा है ना, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, सब sp3 वाला है। सब कौन सा है? sp3 वाला, बुझाया? यानी कौन सा केस कि कोई डबल बॉन्ड वॉन्ड नहीं है, सारा जो भी बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है उसका। जैसे कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है? 4, और चारों बना दिया है वो सिंगल बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा और एक लोन पेयर रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा और 2 लोन पेयर रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3। ऐसे समझ में? यही सब पे हम लोग को फोकस करना है और ये सब का सब sp3 वाला हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो यहां पे देखो हम लिखे नाइट्रोजन इफ sp3 व्हेन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड इट हैज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, ठीक है। हां sp2 में रहेगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा होगा, और sp रहेगा तो और ज्यादा रहेगा, बट उसका वैल्यू हम लोग को नहीं जानना है, हम लोग कार्बन पे ज्यादा खेलना है, ठीक है।
तो नाइट्रोजन वाला डेटा तो क्लियर है, ये हो गया 3 वैल्यू। अब देखिए ऑक्सीजन अगर sp3 है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, फ्लोरीन अगर sp3 है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब कार्बन में बात करते हैं। अगर बाबू कार्बन sp3 है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, अगर कार्बन sp2 है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है अप्रोक्सीमेटली 2.75। थोड़ा सा बढ़ गया ना। और अगर कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अप्रोक्सीमेटली 3.25। अब यहां बड़ा सरप्राइजिंग चीज आप लोगों को दिखेगा, एक दिख भी रहा होगा, दिखा कुछ दिखा। अगर सेम हाइब्रिडाइजेशन का बात करो तो नाइट्रोजन और कार्बन में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। बट अब बोलेंगे सर सबका अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन, वो रिक्वायर्ड नहीं है, उतना जरूरत नहीं कि सबका sp sp2 sp3 का याद करते रहे, ये काम का है। इफ नाइट्रोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड इफ कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड देन कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। आया समझ में? विच मीन्स यहां पे देखना, अगर हम ऐसा लिखें CH ट्रिपल बॉन्ड C और यहां पे NH2, है ना, तो ये वाला नाइट्रोजन तो बाबू sp3 है और ये वाला कार्बन तो बाबू sp है। ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा, बिकॉज दैट sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन। ये थोड़ा सा चीज जो याद रखेंगे, जो एग्जाम में कई बार इनडायरेक्टली पूछता भी है किसी किसी प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करने के लिए, और कहां पे कैसे आएगा हम बताएंगे आप लोगों को जिस समय। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, एक एटम होता है x जिसके पास होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बगल में दूसरा एटम होता है y जिसके पास होता है वेकेंट ऑर्बिटल। जान रहे? तो ये लोन पेयर, ये वेकेंट ऑर्बिटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है, जिसमें कि ये लोन पेयर वाला एटम क्या कहलाता है, डोनर, और ये वेकेंट ऑर्बिटल वाला एटम क्या कहलाता है, एक्सेप्टर। ठीक है, जब ये बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसमें कैसे बॉन्ड बन रहा है, तो x बॉन्ड y, और डोनर एटम को चार्ज क्या देंगे, प्लस, एक्सेप्टर एटम को चार्ज क्या देंगे, माइनस। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर पहले से इस डोनर एटम के पास पहले से ही चार्ज माइनस होता तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद वो न्यूट्रल हो जाता, और अगर पहले से y के पास चार्ज प्लस होता तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद वो न्यूट्रल हो जाता। डन है। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर गलती से डोनर एटम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होल मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में तो कुछ भी हो सकता है, अगर ये डोनर एटम के पास पहले से प्लस चार्ज है तो लोन पेयर होने के बावजूद वो डोनर ने की तरह काम नहीं करेगा। अटा क्या बोले दिमाग में? अभी एग्जांपल देंगे आप लोग को। अगर ये डोनर एटम के पास लोन पेयर है, जैसे अभी तक क्या पढ़े थे हम लोग कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए एक एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए और दूसरे वाले एटम के पास, अभी हम ऐड क्या किए उसमें कि डोनर एटम, ऐसा केस बहुत नहीं है, बहुत कम केस है, बट स्टिल अगर डोनर एटम के पास लोन पेयर है और साथ में पॉजिटिव चार्ज है तो वो डोनर की तरह काम नहीं करेगा, बिकॉज प्लस चार्ज है ना, वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा हुआ है, वो जाने ही नहीं देगा इलेक्ट्रॉन को। और अगर इलेक्ट्रॉन चला गया गलती से तो उस पर चार्ज कितना आ जाएगा, 2+, बड़ा खराब चीज है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, चार्ज भले वो पॉजिटिव चार्ज हो भले वो नेगेटिव चार्ज हो, चार्ज अच्छा नहीं होता है। एक एटम कभी भी चार्ज नहीं रखना चाहता है, चार्ज हमेशा दुख है, बांटने से कम हो जाता है, बढ़ता है, दुख बांटने से कम हो जाता है। क्लियर है? ध्यान रहेगा, हमेशा एक एटम का अगर आप किसी भी तरीके से उसका चार्ज को कम करने में सक्षम हुए तो उसको आप स्टेबलाइज कर रहे हैं, और अगर चार्ज उसका बढ़ा रहे हैं तो उसको आप डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये प्लस चार्ज में अगर है तो फिर वो डोनर की तरह काम नहीं करेगा, ये माइनस चार्ज में अगर पहले से है तो एक्सेप्टर की तरह काम नहीं करेगा। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। क्लियर है? अब इस पर हम लोग बात करते हैं कि भाई डोनर एटम
ऑर्गेनिक के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो लोन पेयर वाला आदमी कौन कौन होता है। हम कुछ केसेस लिखेंगे, थोड़ा समझना है उसको, याद तो हो ही जाएगा समय के साथ, बट थोड़ा देखना है उसको। देखो डोनर कौन कौन हो सकता है। जैसे पहला केस सबसे इंपॉर्टेंट तो कार्बन ही। अगर कार्बन के पास कभी भी आपको माइनस चार्ज दिख जाए, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, पक्का बात है वो कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा होगा और उसके पास एक लोन पेयर होगा। दोनों बात ध्यान रखना हम क्या बोले। क्वेश्चन में कभी भी फोटो इस तरीके से बना के दे सकता है आपको। देखो तो ऐसा फोटो देखे हो ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऐसे दे दिया मान लो फोटो बना के, लो इस तरह का फोटो जब आएगा तो आपको पता है कि हर एक कॉर्नर एटम कौन सा एटम है, कार्बन एटम है, ठीक है। अब अगर कार्बन न्यूट्रल आपको दिख रहा है, इसमें न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं है, मतलब कि वो कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 4। जो भी मिसिंग है ना इसमें वो हाइड्रोजन है जो आपको नहीं दिख रहा है। जैसे कि ये वाला कार्बन कितना बॉन्ड बनाते हुए दिख रहा है आपको, 2, तो 2 बॉन्ड मिसिंग है। वो दोनों बॉन्ड किसका है, हाइड्रोजन का, जिसको हम सिंगल बॉन्ड से एकदम कंफर्टेबली ऐसे लगा दिए। ये वाला कार्बन देखो 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, मतलब एक बॉन्ड मिसिंग है, वो एक बॉन्ड जो है वो है हाइड्रोजन का। सिमिलरली ये वाला एक बॉन्ड हाइड्रोजन, ये वाला एक बॉन्ड हाइड्रोजन, ये वाला एक बॉन्ड हाइड्रोजन। तो ये सब स्ट्रक्चर तो आप लोग कर लोगे। कोई भी फोटो बनाया हुआ है तो उसमें जो भी कोना रहता है वो कार्बन है, और न्यूट्रल है अगर कार्बन तो मतलब कि वो 4 बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। जो भी मिसिंग बॉन्ड है वो कौन है, हाइड्रोजन। चार्ज कभी भी छुपा हुआ नहीं रहता है। इन्हें के एटम पे चार्ज नहीं है खोजो, अरे चार्ज तो बना के देगा ना, ये तो माइनस या प्लस। अगर कार्बन पे कभी भी नेगेटिव चार्ज रहा मतलब वो कितना बॉन्ड बना रहा है, 3, और उसके पास रहेगा एक लोन पेयर। लोन पेयर छुपा सकता है, वो बॉन्ड छुपा सकता है, चार्ज नहीं छुपा सकता है। जैसे देखिए ठीक है, फोटो ऐसा दिया हुआ है, अब आपको लगाना है H, लगा लोगे क्या? जल्दी से बताओ टोटल H कितना है इस मॉलिक्यूल में, इस कंपाउंड में? 5। दिखा क्या? ये वाला कार्बन न्यूट्रल और 3 बॉन्ड बनाया हुआ है यानी कि एक H। ये वाला कार्बन न्यूट्रल और 3 बॉन्ड बनाया हुआ है यानी कि H। यहां भी एक H, यहां भी एक H। अब ये वाला कार्बन जब न्यूट्रल होता 2H होता, बट इस पे माइनस चार्ज हम लगा दिए। यहां पे क्या सिखाया आप लोगों को, नेगेटिव चार्ज अगर कार्बन पे तो 3 बॉन्ड बनाता है। आप समझते कितना बेसिक चीज है, कितना बेसिक बात है, लेकिन जानना जरूरी है। बच्चा इस समय गड़बड़ाने का चांस रहता है। यहां पे माइनस चार्ज है मतलब आपको पता है कि 3 बॉन्ड रहेगा, 2 बना हुआ है, एक ना मिसिंग है, तो वो एक इसके पास क्या होगा, H, और यहां पे हम कर दिए एक लोन पेयर, ठीक है। तो अभी नहीं लिखेंगे, बताएंगे आपको एक साथ। कार्बन अगर नेगेटिव चार्ज में है तो वो 3 बॉन्ड में इन्वॉल्व होगा और उसके पास एक लोन पेयर होगा। अब ये 3 बॉन्ड तीनों सिग्मा हो कि पाई हो, इससे कोई मतलब नहीं है। पाई भी हो सकता है, क्यों नहीं होगा पाई, लेकिन 3 बॉन्ड रहेगा। डन है। सेकंड, लोन पेयर वाला बात कर रहे हैं हम लोग खाली, क्या एटम किसके पास लोन पेयर रहता है, ठीक है। कार्बन पे लोन पेयर है, माइनस चार्ज है तो लोन पेयर है, बात पक्का, 3 बॉन्ड बनेगा। नाइट्रोजन, अगर कहीं नाइट्रोजन दिख जाए न्यूट्रल विदाउट एनी चार्ज, विच मीन्स कि उसके पास एक लोन पेयर है और वो बॉन्ड बना रहा है 3। अगर कहीं पे न्यूट्रल नाइट्रोजन दिख जाए मतलब कि उसके पास एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड वो बना रहा है। अगर कहीं आपको दिख जाए नाइट्रोजन विथ नेगेटिव चार्ज, पढ़े सुनो, नाइट्रोजन विथ माइनस चार्ज, इसका मतलब कि उस पर 2 लोन पेयर है और वो 2 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। कैसे बनता है, तो जैसे NH3 आप लोगों को याद होगा, इसी तरह फोटो है ना, 3 H लगा हुआ है, न्यूट्रल नाइट्रोजन एक लोन पेयर। अब यहां पे कभी ऐसा हो कि ये वाला जो बॉन्ड है बाबू, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला बॉन्ड टूट जाए, किसके तरफ टूटे, N के तरफ टूटे, ये बॉन्ड इस तरफ टूट जाए, ठीक है। तो N के पास चार्ज क्या आएगा, माइनस आएगा, 2 बॉन्ड बचेगा और एक लोन पेयर भी एक्स्ट्रा हो जाएगा, बिकॉज ये वाला बॉन्ड टूट के आया ना, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर वो क्या बन जाएगा, लोन पेयर बन गया ये वाला। ये खाली हम बता रहे कैसे बन रहा है, बट अदरवाइज आपको याद रखना है वाला बात। इफ नाइट्रोजन कंटेन्स लोन पेयर, सॉरी नेगेटिव चार्ज, इट मींस इट कंटेन्स 2 लोन पेयर्स एंड इज इन्वॉल्वड इन 2 बॉन्ड्स, ठीक है। एन का काम हो गया यहां पे लोन पेयर वाला। नेक्स्ट, ऑक्सीजन।
अगर ऑक्सीजन न्यूट्रल है कहीं पर, न्यूट्रल H2O दिमाग में आओ ना, अगर ऑक्सीजन न्यूट्रल है तो उसके पास 2 लोन पेयर होगा और वो 2 बॉन्ड बनाएगा। परफेक्ट। उसके पास 2 लोन पेयर होगा और वो 2 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, याद रहेगा, लोन पेयर है मतलब कि कैसा काम कर सकता है, एज डोनर। फिफ्थ, ऑक्सीजन को ये कंटिन्यू करते हैं। अगर ऑक्सीजन के पास आपको मिल जाए नेगेटिव चार्ज, माइनस चार्ज, मतलब कितना लोन पेयर, 3। ये दिख गया क्या सबको? फिर से वही काम है, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको O की तरफ तोड़ दो, तो O पे माइनस आ गया और एक लोन पेयर बढ़ गया, एक ही बॉन्ड बचा। नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन कंटेन्स 3 लोन पेयर्स एंड इज इन्वॉल्व इन 1 बॉन्ड। ठीक, अब हाँ, ऑक्सीजन का बात हो गया बाबू, तो बाय डिफॉल्ट सल्फर भी हो गया, उसी के नीचे तो है। तो अगर कहीं न्यूट्रल सल्फर है तो उसके पास भी 2 लोन पेयर है, अगर कहीं नेगेटिवली चार्ज सल्फर है तो उसके पास भी 3 लोन पेयर है। ठीक है ना, वो हम लोग रिलेट कर लेंगे, बहुत कम केस जाएगा सल्फर का, मैक्सिमम तो ऑक्सीजन वगैरह है, इसलिए सब देख रहे हैं हम लोग। और छठा आखिरी केस हैलोजन। हैलोजन जब भी बॉन्डेड रहता है तो वो मतलब वो हैलोजन जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में रहेगा तो वो सिंगल बॉन्ड में रहेगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जब भी रहेगा तो कार्बन से सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और इस सिंगल बॉन्ड पे बना हुआ है, न्यूट्रल है, इसके पास 3 लोन पेयर रहेगा। तो हम लोग को जो ऑर्गेनिक में इस्तेमाल हो जाने वाला केसेस है लोन पेयर का, वो ये है, बोर्ड में जो लिखा हुआ है, पकड़ा जाएगा। क्योंकि ध्यान रखना बाबू, लोन पेयर क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम्स बना के नहीं देगा, आपको क्वेश्चन में क्या देगा, चार्ज। ठीक है, उस चार्ज के हिसाब से आपको बॉन्ड भी बनाना है और उस चार्ज के हिसाब से आपको लोन पेयर भी लगाना है। आप बोलेंगे सर नाइट्रोजन है, न्यूट्रल कहीं दिया हुआ है, मान लो ऐसा फोटो दिया हुआ है, देखिए नाइट्रोजन बड़ा इंपॉर्टेंट सा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इस मॉलिक्यूल का नाम होता है पिरिडीन, ऐसा बना दिया। ठीक है, एन पे कितना H होगा, एन पे कितना H होगा, एक भी नहीं, नहीं ना, बिकॉज नाइट्रोजन इज न्यूट्रल एंड न्यूट्रल नाइट्रोजन फॉर्म्स 3 बॉन्ड्स, 3 तो बना हुआ है, तो उसके पास कोई H नहीं होगा। कितना बेसिक चीज है बट इंपॉर्टेंट है ना। अब वो कंपाउंड आपको याद है तो कुछ नहीं याद रहेगा, लेकिन एग्जाम में एक नया कंपाउंड आएगा, वहां आपको पता होना चाहिए कितना H उस पर रहेगा, नहीं रहेगा, एक भी H नहीं रहेगा उस पर। लोन पेयर रहेगा क्या, हाँ, उस पर एक लोन पेयर प्रेजेंट है, ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड का ऐसे बीच बीच में आएगा तो हम नाम बताते जाएंगे। इस कंपाउंड का नाम है पिरिडीन। ठीक है, आगे आएगा, अभी हम और बताएंगे आप लोग को इस तरह कंपाउंड पिरिडीन। तो एन पे कोई H नहीं है। फिर एक मॉलिक्यूल आता है, ऐसा स्ट्रक्चर उसका रहता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आगे चल करके आएगा, ऐसा है। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम होता है पायरोल, शायद डबल R होता है, नहीं याद नहीं है। ठीक है, पायरोल। इसमें N पे कितना H है, 1, दिख गया सबको, और एक लोन पेयर भी है। आया ना समझ में? अभी बहुत सारा और बात करेंगे हम लोग, अभी तो वेकेंट ऑर्बिटल का बात बाकी है, फिर वो वाला केस भी बाकी है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि भाई इसमें ना लोन पेयर होता है ना वेकेंट ऑर्बिटल। डोनर वाला सारा केस क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब एक्सेप्टर का बात करते हैं। देखिए इसमें से कौन कौन कब कब ऑर्गेनिक में एक्सेप्टर के जैसा काम कर सकता है। देखो एक्सेप्टर के लिए क्या चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल। विल स्टार्ट विथ कार्बन। ठीक है, अगर कभी कार्बन दिख जाए जिसपे चार्ज है प्लस, पॉजिटिव चार्ज, तो वो बनाता है 3 बॉन्ड। अब देखो शेप भी आपको ध्यान से देखना है कि हम यहां पे कैसा शेप बनाए थे इस जगह पे, और वहां पे कैसा शेप बनाया, दोनों में आपको डिफरेंस दिखेगा। जैसे यहां पे देखो, ये वाला कार्बन पे जब माइनस चार्ज लगाए थे तो वो तीनों बॉन्ड को हम पिरामिडल डाले थे, क्योंकि ये देखो कार्बन ध्यान से sp3 है, तो ये तीनों बॉन्ड ट्रायंगुलर पिरामिडल में जाएगा ना, और एक लोन पेयर दिखा। और उस तरफ जो हम कार्बन लिखे हैं उसको देखो डिफरेंस, यहां पे जो बॉन्ड हम बनाए हैं वो कैसा दिख रहा है, ट्रायंगुलर प्लेनर, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। दिख गया डिफरेंस। ठीक है, तो अगर कभी भी कार्बन में प्लस चार्ज दिख जाए तो वो वाला कार्बन में बॉन्ड कितना बनाता है, 3,
कोई लोन पेयर नहीं होता उस पर, बल्कि एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है। विच वेकेंट ऑर्बिटल? sp_d p। कैसे पता चला? देखो, पहला बात तो है कि सेकेंड पीरियड का है तो d हो नहीं सकता है। अब s और p में p ही क्यों है? बिकॉज का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो एक s और 2 p तो यूज हो गया ना, तो बचा क्या? एक p, तो वही p खाली है इसके पास। ठीक है, कार्बन पॉजिटिवली चार्ज कंटेन्स वेकेंट p ऑर्बिटल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इज बोरॉन। कभी भी आप लोगों को दिख जाए बोरॉन न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब कि वो 3 बॉन्ड बना रहा है और उसके पास एक वेकेंट p है। क्लियर? क्लियर है? वेकेंट p का ऑर्गेनिक में हम लोग जब भी क्वेश्चंस बनाएंगे तो 2 केस हम लोग को पढ़ना है, C पे प्लस चार्ज और न्यूट्रल बोरॉन। ठीक है, अगर कहीं आप लोग को दिख जाए H प्लस, इट कंटेन्स वेकेंट s ऑर्बिटल। ठीक, यहां तक क्लियर? अब आते हैं वेकेंट d पे। थर्ड पीरियड का एलिमेंट है या थर्ड पीरियड से नीचे का एलिमेंट है, ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी उसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल रहता है। ठीक है, एग्जांपल देखो, क्लोरीन लोन पेयर है 3, सही बताया ना, हेलोजन है 3 लोन पेयर, एक बॉन्ड बना हुआ है, ऑक्टेट कंप्लीट है, बट स्टिल क्लोरीन हैज अ वेकेंट d ऑर्बिटल। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हेलोजन में सिर्फ फ्लोरीन को छोड़ के बाकी सबके पास वेकेंट d ऑर्बिटल है। हेलोजन फ्लोरीन पास नहीं है बिकॉज फ्लोरीन सेकंड पीरियड का है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सबके पास वेकेंट d ऑर्बिटल है। ठीक है, फिर मान लो हम लोग सल्फर का बात करें, SH कितना लोन पेयर डाले इसमें बताओ? सल्फर पे इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, 2। अभी बात की तो किए थे सर, न्यूट्रल ऑक्सीजन अगर रहेगा तो 2 लोन पेयर रहेगा और ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, तो न्यूट्रल सल्फर भी है तो इसके पास 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। क्लियर? फिर देखो, ध्यान दो, ये वाला एक कंपाउंड है, थोड़ा सा भारी भरकम कंपाउंड है, लेकिन आगे हम लोग यूज करने वाले हैं इसको। दिस कंपाउंड इज PPH3 प्लस। पीएच का मतलब क्या होता है? पीएच का मतलब होता है फिनाइल ग्रुप। फिनाइल मतलब बेंजीन अगर के से अटैच्ड है, बेंजीन अगर के से अटैच्ड है तो उसको फिनाइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, PPH3 का पूरा फोटो ऐसा बनता है, वो देखना, P यहां पे प्लस चार्ज, इस तरफ एक बेंजीन रिंग, फिर यहां पर एक बेंजीन रिंग, फिर यहां पर एक बेंजीन रिंग। दिखा? दिस कंपाउंड इज कॉल्ड PPH3। आगे चल करके ऑर्गेनिक पे इस्तेमाल करेंगे इसका हम लोग। ठीक है, इसमें गौर से देखो, फास्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट है, 4 बॉन्ड बना हुआ है और वो चारों बॉन्ड्स मिला के 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। प्लस कैसे आया है? बहुत सिंपल सा है, लाइक नाइट्रोजन न्यूट्रल फॉस्फोरस कंटेन्स 1 लोन पेयर। रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं? जैसे न्यूट्रल नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, वैसे न्यूट्रल फॉस्फोरस के पास भी एक लोन पेयर होता है। तो जैसे हम लोग रिएक्शन जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे PPH3 है बाबू, तो PPH3 में तो ये वाला बॉन्ड नहीं है, तो क्या हो गया, फॉस्फोरस कितना बॉन्ड बनाया है? 3, तो उसके पास एक लोन पेयर रहेगा ऐसा। ठीक, अब क्या हुआ ना कि यहां पे एक दूसरा एटम आया जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल था। ठीक है, तो ये बन गया डोनर, ये बन गया एक्सेप्टर, और ये जब अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दिया तो देखो ऐसा कुछ बन गया, दिखा? ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दिया तो ये लोन पेयर जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कन्वर्ट कर गया। अब इस P के पास चार्ज क्या आएगा? प्लस। देखो प्लस आया। क्लियर हुआ? फास्फोरस अगर 3 बॉन्ड बनाया हुआ है तो नाइट्रोजन के जैसा ही उसके पास एक लोन पेयर होगा, लेकिन फास्फोरस अगर 4 बॉन्ड बनाया हुआ है तो उसके पास चार्ज क्या होगा? प्लस, बिकॉज वो एक लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना चुका है, तो उसके पास चार्ज होगा प्लस, और उसके पास कोई लोन पेयर नहीं होगा, लेकिन उसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल तो होगा ना बाबू, बिकॉज फास्फोरस बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। ठीक है, क्या है ना बाबू, ये सब कंपाउंड, ये सब स्पीशीज आगे आएगा तो 2 बार 3 बार आएगा तो आप लोग थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे, इसलिए यहां पे लिख दिए। ठीक है, तो ये हो गया वेकेंट P, ये हो गया वेकेंट P, ये सब कौन सा ऑर्बिटल है इसको लिख लेंगे, ये P ऑर्बिटल है, ये वाला भी P ऑर्बिटल है, ये वाला S ऑर्बिटल है, यहां पे क्या ऑर्बिटल है? D, यहां पर भी एक लोन पेयर वेकेंट ऑर्बिटल है जो कि D है, और ये वाला भी वेकेंट ऑर्बिटल D है। जैसे मान लो क्लोरीन है, बड़ा कंफर्टेबल है, बगल में कोई लोन पेयर वाला आदमी आएगा तो एक्सेप्टर बन जाएगा,
बगल में कोई वेकेंट ऑर्बिटल वाला आएगा तो डोनर बन जाएगा। ठीक है, ये SH भी वैसा ही है, लेकिन इस SH के जगह अगर OH होता तो OH बड़ा स्पेसिफिक है कि हम तो एक्सेप्टर नहीं बन सकते। बोलो क्या OH एक्सेप्टर बन सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। OH में ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, ऑक्टेट कंप्लीट है। अब ऑक्टेट कंप्लीट वाला आदमी जो सेकेंड पीरियड का है, जिसके पास डी ऑर्बिटल खाली नहीं है, वो एक्सेप्टर की तरह काम नहीं कर सकता है। तो वो क्या बोलेगा कि हम तो सिर्फ डोनर की तरह काम कर सकते हैं। जैसे हम उसका एग्जांपल देते हैं, बढ़िया सवाल है यहां पे आया है, देखो मान लो ऐसा है CH3, ठीक है, तो इस पे एक लोन पेयर डाल दे हम, ठीक है, और यहां पे हम डाल देते हैं H2O। तो क्या इन दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है? नहीं, क्योंकि ये ऑक्सीजन है ना, यहां भी लोन पेयर है। अब ये बोल रहा है कि हम तो सिर्फ डोनर, और ये बोल रहा है हम भी सिर्फ डोनर, तो कैसे बनेगा? लेकिन मान लीजिए ऐसा रहता, CH3 माइनस चार्ज लोन पेयर और यहां पे रहता H2S। अब बोलो, अब हो सकता है, बिकॉज ये सल्फर के पास लोन पेयर तो है, लेकिन साथ में इसके पास वेकेंट डी भी है। तो अब सल्फर बोल रहा है कि भाई हम कंफर्टेबल है, यहां पे अगर लोन पेयर वाला आदमी आया है तो मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दो, हम यहां पे एक्सेप्टर है। लेकिन अगर ऐसा होता कि यहां पे हम लिखते CH3 प्लस और यहां पे H2S होता, आ रहा है समझ में? अब ये कार्बन के पास क्या है? वेकेंट पी। तो यहां पे सल्फर क्या बोलेगा कि अच्छा वेकेंट पी है, आई कैन एक्ट एज डोनर। तो H2S तो कैसा काम करेगा ये डिपेंड करता है कि साथ में कौन है। साथ में अगर एक्सेप्टर है तो वो डोनर है, साथ में अगर डोनर तो वो एक्सेप्टर है। क्लियर हुआ? ठीक है। अब एक केस हम लोग देखेंगे आखिरी, जिसमें कि एक एटम के पास ना तो लोन पेयर है और ना वेकेंट ऑर्बिटल, दोनों की तरह कुछ भी काम नहीं कर रहा। बड़ा इंपॉर्टेंट है वाला भी, कुछ भी नहीं काम कर रहा है। ठीक है, देखना, अगर कभी आपको कार्बन दिख जाए जिसमें कि वो 4 बॉन्ड बनाया हुआ, अब 4 बॉन्ड प्रॉपरली ही बनाते हैं, कार्बन 4 बॉन्ड बनाया हुआ है। अब ये चारों बॉन्ड हो सकता है कि चारों सिग्मा हो सकता है कि 1 सिग्मा हो, 2 सिग्मा हो, 2 पाई हो सकता है कि 3 सिग्मा 1 पाई हो, जो भी हो, whatever be the combination, if a carbon is neutral it means it is forming 4 bonds। अगर कोई बॉन्ड छुपा हुआ है तो वो हाइड्रोजन वाला है। ठीक है, और जब कार्बन न्यूट्रल कार्बन 4 बॉन्ड बनाए तो मतलब उसके पास लोन पेयर भी नहीं है, उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है। क्लियर? तो मतलब कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना सकता है। डन। ये केस हो गया जहां पे नाइदर एक्सेप्टर नॉट डोनर। दूसरा देखना, ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग है। N प्लस चार्ज, नाइट्रोजन इज पॉजिटिवली चार्ज, N पे प्लस चार्ज है, बाय डिफॉल्ट इट विल बी फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स। कैसे बनाया है? बहुत सिंपल सा फंडा है। देखो, जैसे मान लो ये नाइट्रोजन है, एक न्यूट्रल नाइट्रोजन के पास आप लोगों को पता है लोन पेयर होता है, और वो बॉन्ड कितना बनाता है? 3, पढ़ चुके हम लोग। मान लीजिए बगल में एक एटम आ गया जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये नाइट्रोजन इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। जैसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इस N के पास बॉन्ड कितना हो जाएगा? 4, चार्ज प्लस चार्ज, यहाँ पे डोनर है तो चार्ज प्लस, क्या लोन पेयर है उसमें? नहीं ना। क्या वेकेंट ऑर्बिटल है? कैसे नहीं? क्योंकि वो ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है और उसका ऑक्टेट पूरी तरह से कंप्लीट। एग्जैक्टली, नाइट्रोजन का ऑक्टेट तो यहीं पर कंप्लीट है। अभी इसके पास लोन पेयर है बिकॉज दिस नाइट्रोजन इज न्यूट्रल। बगल में एक एक्सेप्टर आ गया तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर उसको दे दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। अब ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर बचा क्या? नहीं, वही लोन पेयर तो बनाया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इस N पे चार्ज क्या आ गया? प्लस। ना लोन पेयर ना वेकेंट ऑर्बिटल। जब दोनों में से कुछ भी नहीं है तो क्या ये डोनर या एक्सेप्टर किसी की तरह काम कर सकता है? नहीं। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है बाबू, हर एक पॉजिटिवली चार्ज एटम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो, यह जरूरी नहीं है। देखो, दिस N इज पॉजिटिवली चार्ज, इज इट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट किसको बोलते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ हो, है ना।
तो नाइट्रोजन तो पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है? नहीं, ऑक्टेट तो कंप्लीट है बहुत कंफर्टेबली। हाँ, कार्बन के लिए वाला लाइन सही है। कार्बन पे अगर प्लस चार्ज होता है तो उसके पास वेकेंट पी होता है। बोलो, अभी जस्ट लिखा हुआ था। कार्बन पे अगर प्लस चार्ज होता है तो उसके पास वेकेंट पी होता है, वो ऑक्टेट इनकम्प्लीट वाला है। उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स 6 ही है। सही बोल रहे हैं हम, ऊपर ही, लेकिन जानबूझ के नहीं कर रहे हैं उसको, थोड़ा दिमाग चलाओ। इफ सी हैज प्लस चार्ज इट फॉर्म्स 3 बॉन्ड्स एंड नो लोन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 6 ही तो हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ उसका, तो वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं है। हाँ, ये है कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का बात करें। इफ ऑक्सीजन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड it means it contains 1 lone pair and 3 bonds, but we know that positively charged atom, even if it has a lone pair, can't act as donor, ना डोनर ना एक्सेप्टर। अब बोलेंगे सर ये कैसे बना? देखो बहुत सिंपल है, यही वाला फंडा है। ऑक्सीजन न्यूट्रल वाला कितना बॉन्ड बनाता है? 2। लोन पेयर कितना होता है? 2। ठीक, और बगल में एक दूसरा एटम आ गया वेकेंट ऑर्बिटल के साथ। आप लोगों को समझ में आ रहा हो क्या होने वाला है? ये लोन पेयर इसके साथ कोऑर्डिनेट बनाया। अब ये ऑक्सीजन के पास कितना बॉन्ड हो गया? 3 बना दिए। एक लोन पेयर तो बाकी है, छोड़ दिए। चार्ज प्लस आया है बिकॉज डोनर है, आ गया। तो यहां पे आपको दिख रहा, भले देखिए कोई वेकेंट ऑर्बिटल है क्या? नहीं, ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है और सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो मतलब उसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो इस O के पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। लोन पेयर है, लेकिन क्या वो लोन पेयर देने की स्थिति में है? नहीं, बिकॉज दिस एटम इज पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर हुआ? यहां तक सब कुछ क्लियर चल रहा है? एक और केस रहेगा इसमें। इफ यू फाइंड अ बोरॉन with negative charge, it means this boron forms 4 bonds but does not contain either lone pair or vacant orbital। ये कैसे हुआ है? जरा इसको भी बढ़िया से देख लें। थोड़ा सा नीचे करते हैं। देखिए, अभी जस्ट हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि न्यूट्रल बोरॉन अगर हो तो वो बोरॉन बनाता है 3 बॉन्ड। सही बोलो? और उसके पास होता है वेकेंट पी ऑर्बिटल। सब लोग आंसर दो भाई। न्यूट्रल बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है, उसके पास होता है वेकेंट पी ऑर्बिटल, मतलब इट कैन एक्ट एज एक्सेप्टर। बगल में दूसरा एटम आ गया Y कंटेनिंग लोन पेयर। ठीक, अब ये डोनर ये एक्सेप्टर है। बोलो, बुझाया? बोरॉन कितना बॉन्ड बनाया? चार्ज, लोन पेयर 0, वेकेंट ऑर्बिटल 0, बिकॉज ये जो P था उसी में ना आया इलेक्ट्रॉन। और वैसे भी देखो ना, ये बोरॉन 4 बॉन्ड बनाया हुआ है तो ऑक्टेट कंप्लीट। सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, मतलब कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। और लोन पेयर तो पहले ही नहीं था। ये 4 केस आप ध्यान में रखो बाबू। ये 4 केस जिसमें ना वो डोनर की तरह काम कर रहा है ना एक्सेप्टर की तरह, ना इसमें लोन पेयर है ना इसमें वेकेंट ऑर्बिटल। उसी से जुड़ा हुआ एक तरह का बॉन्ड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैक बॉन्ड। बैक बॉन्ड, और बैक बॉन्ड का ही दूसरा नाम होता है डेटिव पाई बॉन्ड। क्या होता है बैक बॉन्ड? व्हेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड टेक्स द फॉर्म ऑफ पाई बॉन्ड। जैसे मान लो X और Y के बीच में पहले से ना एक बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है? उसके बावजूद, बॉन्ड बनने के बावजूद X के पास है लोन पेयर और Y के पास है एक वेकेंट ऑर्बिटल। ठीक, तो क्या होगा यहां पे? ये डोनर ये एक्सेप्टर, यहां से एरो ऐसे जाएगा। एरो ऐसे नहीं डाल करके, जनरली हम लोग एरो ऐसे डालते, बात एक ही है, बिकॉज एक्चुअली वो बॉन्ड बनने वाला है। तो एरो ऐसे गया, यहां पे डबल हेडेड एरो दिए, और यहां पे कैसा बन गया? X डबल बॉन्ड Y, यहां पे लिखेंगे प्लस और यहां पे लिखेंगे माइनस। समझ में आया? ये हो गया बैक बॉन्डिंग। जैसे देखो, मान लीजिए जैसे NH3 है, N पे लोन पेयर है, सही बनाए है ना? न्यूट्रल नाइट्रोजन 3 बॉन्ड लोन पेयर, और बगल में है BF3, न्यूट्रल बोरॉन कंटेन्स वेकेंट पी ऑर्बिटल। ठीक, तो ये डोनर ये एक्सेप्टर, यहां पे ऐसे एरो जाएगा। अब क्योंकि इस नाइट्रोजन और इस बोरॉन के बीच में पहले से कोई बॉन्ड नहीं है,
तो ये जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बनेगा, पहला वाला बॉन्ड, और इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सिंपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कैसा यहां पे फॉर्म कर गया देखो, NH3 बॉन्ड BF3, यहां पे प्लस यहां पे माइनस, ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अब सिर्फ BF3 देखो, सिर्फ BF3 का फोटो बना रहे हैं, BFF, न्यूट्रल बोरॉन है, कौन सा ऑर्बिटल खाली है, P, और फ्लोरीन हेलोजन है, न्यूट्रल हेलोजन कंटेन्स 3 लोन पेयर्स। अब यहां पे आपको दिख रहा है एक एटम के पास लोन पेयर और दूसरे एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल, यहां पे फिर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, बट पहले से क्योंकि यहां पे एक बॉन्ड प्रेजेंट है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा वाला बॉन्ड क्या बनेगा, पाई बॉन्ड, विच विल बी बैक बॉन्ड। ठीक है, सब समझ में आ रहा है? तो यहां पे या तो इधर एरो करो या ये वाला एरो कर दो ऐसे। ठीक है, तो यहां पे डबल हेडेड एरो डालते हैं हम लोग बैक बॉन्डिंग में, उसमें सिंगल है। तो ये वाला कैसा फोटो बना, तो बोरॉन डबल बॉन्ड F, ये F के पास अब वो 2 लोन पेयर बचा। अब लोन पेयर से बहुत खेला समझना है आप लोग को, एग्जाम में सवाल पूछता है, अब लोन पेयर डालने आपको आना चाहिए। जैसे मान लो कि आप जब भी कंपाउंड बनाओ ना बाबू, आप जब भी कंपाउंड बनाओ, हो सकता है बोर्ड में बनाने में मेरे से छूट जाए, कुछ हो जाए, बट आप जब भी क्वेश्चन बनाओ अपना एक ड्यूटी बना लो कि जिस एटम पे जितना लोन पेयर होता है हम उतना डालेंगे कॉपी में, छोड़ेंगे नहीं। जैसे यहां पे डाले, इधर डाल दिए, इधर डाल दिए। ठीक है, हो गया। अब इसका एक लोन पेयर चला गया बैक बॉन्डिंग में, कितना बचा, 2, ये देखो 2 है। यहां पे फ्लोरीन पे चार्ज प्लस, बोरॉन पे चार्ज माइनस। अब ये वाला दोनों फ्लोरीन तो जैसा था वैसे ही रह गया, तो इन दोनों पे 3 लोन पेयर। समझ गए? इंटीरियर टाइप क्वेश्चन आया जेईई मेन में कि इन BF3 हाउ मेनी लोन पेयर्स आर प्रेजेंट, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। आंसर कितना दिख रहा है आप लोगों को, 8। ठीक है, ऐसे पूछता है इन BF3 हाउ मेनी लोन पेयर्स आर प्रेजेंट, नो, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग 8। समझ गए? तो लोन पेयर लगाने का 8 डालना है हम लोग को। अब ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये मेरे को लग रहा है ऐसा कि ये पी पाई है। ठीक लग रहा है क्या? क्योंकि बोरॉन में जो ऑर्बिटल खाली, वैसे भी ये भी पी ऑर्बिटल, ये भी सेकंड पीरियड, ये भी सेकंड पीरियड, जब दोनों एटम सेकंड पीरियड का है तो पी पाई ही होगा। और वैसे भी बोरॉन के पास वेकेंट पी है लोन पेयर पी में। ठीक है, और यहां पे एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, PF3, PF अ लोन पेयर। ठीक है, अब यहां पे आपको दिख रहा है कि फ्लोरीन के पास भी, तीनों फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होगा। अब यहां भी लोन पेयर, यहां भी लोन पेयर। फ्लोरीन तो बड़ा पक्का है कि हम तो डोनर ही काम कर सकते हैं, हम तो एक्सेप्टर काम नहीं कर सकते, बिकॉज सेकंड पीरियड का वेकेंट डी है नहीं। फॉस्फोरस कह रहा है कि नहीं, हम तो दोनों की तरह काम कर सकते हैं भाई, मेरे पास लोन पेयर भी और वेकेंट डी भी है। तो यहां पे फ्लोरीन डोनर, फॉस्फोरस एक्सेप्टर, ये होगा, और अगला वाला फोटो जो इसका बनेगा वो कैसा दिखेगा आप लोग को, फॉस्फोरस, यहां पे डबल बॉन्ड फ्लोरीन, इस पे प्लस, इस पे माइनस, बोलो लोन पेयर कितना बचा, 2। यहां पे फ्लोरीन के पास लोन पेयर 3, यहां पे फ्लोरीन के पास लोन पेयर 3, और ये फॉस्फोरस का लोन पेयर अपना बाकी है। तो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग अगर आपसे पूछा है नंबर ऑफ लोन पेयर कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये वाला जो पाई बॉन्ड बना है, दिस पाई बॉन्ड इज पी पाई डी पाई, दिख गया, बिकॉज F का जो लोन पेयर गया है वो तो P सबशेल वाला है, और लेकिन फॉस्फोरस का जो वेकेंट ऑर्बिटल है वो कौन सा है, D वाला है, तो पी पाई डी पाई। ठीक है, यही बैक बॉन्डिंग को जब हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो रेजोनेंस होना चालू हो जाता है। तो रेजोनेंस जब हम लोग पढ़ेंगे तो बैक बॉन्डिंग से कंटिन्यू करेंगे आगे हम लोग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, H बॉन्ड, जैसे मान लो हाइड्रोजन कनेक्टेड है एक एटम X के साथ, ये X हो सकता है कि फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो। ठीक है, और बगल में यहां पे एक दूसरा एटम है Y, विच इज से फॉर एग्जाम्पल कनेक्टेड टू Z। मतलब जितना कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, जितना डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, दिस Y इज अगेन फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, and this Z should be less electronegative than Y. ठीक,
एंड दिस Y शुड कंटेन एट लीस्ट वन लोन पेयर। सारा कंडीशन देख लो बाबू, इसमें से एक कंडीशन भी अगर वायलेट हुआ तो H बॉन्डिंग नहीं होगा। क्या क्या है? हाइड्रोजन शुड बी कनेक्टेड टू FON, एक हो गया। बगल में दूसरा एक मॉलिक्यूल है जिसमें FON। अब बोलेंगे सर यहां पे X था तो यहां भी X लिख देते, जरूरी नहीं है बाबू। हो सकता है कि यहां पे F और यहां पे O हो, इसलिए हम अलग कर दिए। मतलब सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, ठीक है। ये FON होना चाहिए और उसके पास कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए। यहां लोन पेयर नहीं होगा तो नहीं होगा तो चलेगा, बट यहां लोन पेयर चाहिए। एंड दैट FON शुड बी कनेक्टेड टू एन एटम विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Y। अब इसमें होता क्या है देखो, ये H और X में क्योंकि हाइड्रोजन ऑब्वियसली कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट कर गया, तो इस H पे चार्ज क्या आ गया? डेल्टा प्लस, ठीक है। यहां पे Y और Z, if Z is less electronegative than Y, then obviously this electron pair will get shifted towards Y। तो इस Y के पास क्या चार्ज आ गया? डेल्टा माइनस। पता है H बॉन्डिंग जो है ना, वो एक तरह का डाइपोल डाइपोल है। मतलब यहां पर एक डाइपोल क्रिएट हुआ, बोलो, और यहां पे भी एक डाइपोल क्रिएट हुआ, उसी के बीच के इंटरेक्शन का बात है, लेकिन बाकी सब डाइपोल डाइपोल से जनरली ज्यादा ताकतवर है। यहां पे लोन पेयर का भी चक्कर है ना। अब यहां देखो, ये डेल्टा प्लस चार्ज है इसके पास डेल्टा माइनस चार्ज है और एक लोन पेयर भी है, यानी कि इस एटम पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बहुत ज्यादा है और इस पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, मतलब डिफिशियंसी एज इन कि उसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो इन दोनों एटम के बीच में एक तरह का इंटरेक्शन होगा, एक तरह का अट्रैक्शन होगा। इसी अट्रैक्शन का नाम क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सारा कंडीशन क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इतना है। अब इसमें क्या हो सकता है? हो सकता है कि दोनों मॉलिक्यूल सेम हो जाए। दोनों मॉलिक्यूल सेम हो जाएगा। हम ऑर्गेनिक का एग्जांपल लेके आपको आते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अल्कोहल CH3OH, ठीक है। देखना, जैसे यहां पे बना रहे हैं हम CH3OH, ठीक है, और बगल में फिर से एक अल्कोहल हम और बना दे OCH3H, ठीक है। न्यूट्रल ऑक्सीजन है, यू नो इट कंटेन्स टू लोन पेयर्स। सिमिलरली दिस ऑक्सीजन ऑल्सो कंटेन्स टू लोन पेयर्स, ठीक है। अब आप खाली ना कंडीशन देखो कि क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या। ये वाला हाइड्रोजन से रिलेट करो। दिस हाइड्रोजन शुड बी कनेक्टेड टू FON, सो दिस हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन। तो ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला H एलिजिबल हो गया, ठीक। बगल में दूसरा एटम शुड बी FON। लेट्स कंसीडर दिस Y एज दिस ऑक्सीजन, तो ये FON होना चाहिए था, O है, एंड इट शुड बी कनेक्टेड टू Z विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Y। तो इट इज कनेक्टेड टू दिस कार्बन, दिस हाइड्रोजन, बोथ आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। अरे किसी एक से तब भी काम चल जाता। हम बोले दोनों ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, और दोनों ही रहेगा तो आप समझ रहे हैं, इधर भी इलेक्ट्रॉन इधर भी मिला, इधर से भी इधर मिला, तो ये ऑक्सीजन तो एकदम मालामाल हो गया इलेक्ट्रॉन में, खूब डेल्टा माइनस, लोन पेयर भी। कंडीशन पूरा सेटिस्फाई हुआ तो ये वाला H और ये वाला O के बीच में ये H बॉन्डिंग बन जाएगा। आया क्या समझ में? अब क्या किए यहां पे, हम ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल को एग्जैक्टली सेम कर दिए। अलग भी चलता, थोड़ा सा अलग भी चल जाता कि यहां पे एक अलग मॉलिक्यूल है और यहां पे मॉलिक्यूल अलग है, ठीक है। कर सकते हैं क्या? आराम से कर सकते हैं, बहुत सारा केस है। देखो, जैसे मान लो ऐसा लिखते हैं हम CH3 और लेट्स मेक दिस, चलो कुछ NH2 लिख देते हैं इसमें, NHH, ठीक है। और बगल में एक ले आते हैं हम ऑक्सीजन CH3 एंड CH3। देखो फिर से H बॉन्डिंग का स्कोप दिख रहा होगा आप लोग को ना। दिस H शुड बी कंपेयर टू दिस H, किससे कनेक्टेड है? कनेक्टेड है वो नाइट्रोजन से, तो ये वाला H एलिजिबल हो गया, ठीक। Y इस O को ले सकते हैं, कनेक्टेड टू Z विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Y, देखो है ना।
अब यहां भी लोन पेयर, यहां भी लोन पेयर, दिख गया एच बॉन्डिंग। ये एच और ये ओ के बीच में ये रहा एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो मॉलिक्यूल सेम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल अलग भी हो सकता है। और भी वैरायटी आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक्चुअली क्या है ना कि ये FON वाला जो फंडा है ना बाबू, ये FON वाला फंडा इनऑर्गेनिक का है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी जस्ट हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े ना कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो आप समझ गए हैं कि कहीं कहीं पर लोचा होने वाला आगे चल करके। हम लोग कुछ कुछ ऐसा केसेस भी पढ़ेंगे जहां पे कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग कर रहा है, कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। अरे हम लोगों को FON से बहुत मतलब थोड़ी है, हम लोग को मतलब है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। जैसे यहां पे आप एक चीज देखो, आप लोग एग्जांपल दिखाते हैं, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। एक कंपाउंड होता है HCN, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोजन साइनाइड, HCN, HC ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, और एक और मॉलिक्यूल सेम ले आते हैं HCN। ठीक है, यहां लिख देते हैं हम कि NC ट्रिपल बॉन्ड H। खैर यहां तो हाँ, अब इसको देखो, ध्यान दो। अब इसमें आपको यहां पर एक चीज दिख रहा होगा कि चलो ये वाला N के पास लोन पेयर है, तो ये N को मान लो Y है, मान लिए। तो ये वाला H, ये H होना चाहिए, बट इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग टू ये वाला H नहीं हो रहा है, बिकॉज ये वाला H शुड बी कनेक्टेड टू FON और यहां पे H इज कनेक्टेड टू कार्बन। बहुत, बट यहां पे ना मजेदार तरीके से H बॉन्डिंग होगा। कुछ समझ में आ रहा है क्यों होगा? देखो समझाते हैं बाबू। एक तो ये वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होता है, ऊपर से वो जुड़ा हुआ है N से, समझे? यानी कि ओवर, और वो भी N कौन सा? sp, ताबड़तोड़ इलेक्ट्रोनेगेटिव। यानी कुल मिलाकर के ये पूरा ग्रुप का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू है वो नॉर्मल नाइट्रोजन से बहुत ऊपर है। अरे sp का ही नाइट्रोजन से ऊपर होता है और ऊपर से N भी उसमें एक है। यानी कि ओवरऑल अब ये वाला केस में हम लोग सिर्फ कार्बन नहीं देख रहे हैं, हम लोग C और N का एवरेज देख रहे हैं। कुछ हट रहा है दिमाग में? अगर यहां पे कार्बन होता खाली कार्बन देखते, यहां पे क्या देख रहे हैं हम लोग? C और N का एवरेज। तो ओवरऑल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉर्मल नाइट्रोजन से तो ऊपर है। जब N कर सकता है H बॉन्डिंग, तो ये क्यों नहीं कर सकता है? ये तो फंडा है ना। ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर गया तो इसके पास क्या आ गया? डेल्टा प्लस। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर देखो, ये वाला चक्कर आप लोग को लगेगा कि सर ये वाला कार्बन, और यहां कुछ बॉन्ड हम गलती किए ना, ये वाला कार्बन यहां पे ऐसे हो गया, ये वाला H हो गया। ठीक है, ठीक है। अब ये वाला कार्बन sp है, ये N भी sp है। जब बाबू दोनों sp है तो ऑब्वियसली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? नाइट्रोजन। अरे ये sp3 होता, ये sp होता, नहीं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता। ये भी sp, ये भी sp है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इधर जाएगा, बोलो। तो N विल बी, दिस विल बी डेल्टा प्लस। हो गया एलिजिबिलिटी पूरा। तो यहां पे आप लोगों को कौन सा एग्जांपल हम दिखाए कि कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी H बॉन्डिंग कर सकता है। तो आप समझे? अभी क्या है ना, ये FON वाला जो फंडा है ये एक नॉर्मल बच्चे के लिए ठीक है, एक नॉर्मल स्टूडेंट को FON वाला चलेगा, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा एक्सक्लूसिव बात हो गया, दिस कॉल्ड एक्सक्लूसिवनेस यहां पे, कि ये वाला केस भी और ऐसा और भी केस आगे आएगा। थोड़ा दिमाग खुला रखना है हम लोग को कि कई बार कार्बन से जुड़ा हुआ H भी, बट वो सिंपल सा कार्बन नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ तो होगा जो उसको काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव बना रहा होगा। अब चाहे तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइब्रिडाइजेशन की वजह से हो, चाहे किसी और चीज की वजह से जो आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग, बट उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक नॉर्मल कार्बन के ऐसा नहीं होगा। ये H बॉन्डिंग क्लियर? H बॉन्डिंग में एक चीज समझना, जैसे इसको देखो, ये जो H है ना बाबू, हाइड्रोजन, एलिजिबल हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं H बॉन्ड एक्सेप्टर। ठीक है, ये वाले H को हम लोग क्या बोलते हैं? H बॉन्ड एक्सेप्टर। और ये जो Y एटम है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? H बॉन्ड डोनर। ठीक,
तो ये वाला हाइड्रोजन क्या हो गया, H बॉन्ड एक्सेप्टर, और ये वाला ऑक्सीजन क्या हो गया, H बॉन्ड डोनर। तो कोई भी मॉलिक्यूल में अगर आपको बोला जाए देख करके मॉलिक्यूल कि बताओ इसमें H बॉन्ड एक्सेप्टर और H बॉन्ड डोनर है क्या, H बॉन्ड एक्सेप्टर के लिए यू नीड अ हाइड्रोजन कनेक्टेड टू FON, H बॉन्ड डोनर के लिए यू नीड FON विथ अ लोन पेयर। ठीक, जैसे मान लो हम ऐसे लिखें CH3OH, अब हम बोलेंगे कि इसमें H बॉन्ड एक्सेप्टर भी है और H बॉन्ड डोनर भी है। H बॉन्ड एक्सेप्टर इसलिए बिकॉज हाइड्रोजन इज देयर कनेक्टेड टू ऑक्सीजन, तो दिस H कैन एक्ट एज H बॉन्ड एक्सेप्टर एंड दिस ऑक्सीजन विच कंटेन्स अ लोन पेयर कैन एक्ट एज H बॉन्ड डोनर। इसको अपने में थोड़ी करना है, दूसरा मॉलिक्यूल आया करने के लिए, लेकिन हम बोल रहे हैं कि इसमें दोनों चीज प्रेजेंट है। बुझाया? दूसरा एग्जांपल है CH3OCH3, इसमें मेरे को दिख रहा है H बॉन्ड डोनर तो है लेकिन एक्सेप्टर नहीं है। ऑक्सीजन इज प्रेजेंट विथ अ लोन पेयर, सो देयर इज H बॉन्ड डोनर, बट इज देयर एनी हाइड्रोजन कनेक्टेड टू FON? तो नो H बॉन्ड एक्सेप्टर, ओनली H बॉन्ड डोनर। आया क्या समझ में? इसमें क्या है, सिर्फ H बॉन्ड डोनर है, H बॉन्ड एक्सेप्टर है क्या? नहीं है। ठीक है, इसको देखो, नाइट्रोजन CH3 प्लस चार्ज हाइड्रोजन। आप लोग बताइए इसमें क्या है, एक्सेप्टर डोनर क्या है? इसमें H बॉन्ड एक्सेप्टर है बिकॉज हाइड्रोजन इज प्रेजेंट विच इज कनेक्टेड टू नाइट्रोजन, तो H बॉन्ड एक्सेप्टर है क्या? H बॉन्ड डोनर है? नहीं, बिकॉज नाइट्रोजन तो है लेकिन उसके पास लोन पेयर नहीं है, तो H बॉन्ड डोनर नहीं। और लोन पेयर क्यों नहीं है हम लोग पढ़ चुके, नाइट्रोजन फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स डज नॉट कंटेन अ लोन पेयर। क्लियर हुआ? पक्का कि इसमें H बॉन्ड एक्सेप्टर है बिकॉज हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू नाइट्रोजन बट देयर इज नो H बॉन्ड डोनर। ठीक है, और अगर मान लो ऐसा हम लिख दें CH3CH2CH3, ना तो H बॉन्ड एक्सेप्टर है ना H बॉन्ड डोनर है ना। तो अब देखो चारों केस यहां पे लिख दिए, H बॉन्ड एक्सेप्टर H बॉन्ड डोनर का जो भी कॉम्बिनेशन बन सकता सब कुछ हो गया यहां पे। सारा क्लियर? ये सब तो बोलते हैं लिखने की जरूरत पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, इसको कर लेंगे बाद में, तो सेव भी हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कल भी लिख सकते हैं। एक और बात, ये सब जितना भी हम लोग बात अभी क्या किए हैं, ये सारा चीज, ये वाला ये वाला ये वाला, इसको बोलते हैं बाबू हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में, भले वो मॉलिक्यूल सेम हो या डिफरेंट हो बट दो मॉलिक्यूल के बीच में। एक और क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड का मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल के ही अंदर में, दो मॉलिक्यूल नहीं आएगा, एक मॉलिक्यूल के अंदर में ही दो ग्रुप आपको दिखेगा, एक H बॉन्ड डोनर वाला, एक H बॉन्ड एक्सेप्टर वाला, और दोनों के बीच में पहले से कोई बॉन्ड नहीं होना चाहिए। बॉन्ड नहीं है तब तो H बॉन्ड बनेगा। जैसे मान लो ऐसा है, यहां पे है OH और यहां पे है F। Now this hydrogen can act as H bond acceptor बोलो, because it is connected to oxygen. So this H can act as H bond acceptor. और ये जो फ्लोरीन है, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव FON वाला में से एक है, लोन पेयर भी है, and it is bonded to carbon which is less electronegative than fluorine. So this F can act as H bond donor. So this bond can be called as H bonding. Eligibility यहां पे हो गया। बस एक कंडीशन समझना, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड होने के लिए आपको सिर्फ H बॉन्ड डोनर और H बॉन्ड एक्सेप्टर चाहिए। ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड के लिए आपको H बॉन्ड डोनर H बॉन्ड एक्सेप्टर भी चाहिए, साथ में H बॉन्ड बनने के बाद ये जो रिंग बन रहा है ये कम से कम 5 मेंबर्ड होना चाहिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चिलेशन। जब हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड करते हैं तो एक नया एक जो बॉन्ड बनता है इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड, उसके वजह से एक रिंग फॉर्मेशन हो जाता है। वो रिंग फॉर्मेशन कम से कम कितना मेंबर्ड होना चाहिए, 5 मेंबर्ड। इसके पीछे कारण होता है, इसको हम लोग एंगल स्ट्रेन बोलते हैं, ये हम पढ़ाएंगे आप लोग को आगे क्या एंगल स्ट्रेन का मतलब क्या होता है। ठीक है, बट अभी के लिए क्या ध्यान रखना है कि इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड होने के लिए द कंडीशन इज सिंपल,
there should be H bond donor, there should be H bond acceptor, that's it. But in case of intramolecular H bond donor acceptor के साथ और क्या होना चाहिए? 5-membered ring formation during chelation. Polar and non-polar bond क्या होता है? सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एटम के बीच में जो बॉन्ड रहेगा, ये वाला बॉन्ड क्या कहलाएगा? नॉन पोलर, क्योंकि इसमें डाइपोल मोमेंट नहीं है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है तो ये बॉन्ड कहलाएगा पोलर, और उसमें जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएगा। मान लो y इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन x, तो यहां y के पास चार्ज क्या आया? डेल्टा माइनस। x के पास चार्ज क्या आया? डेल्टा प्लस। अब अगर मॉलिक्यूल का बात करें ओवरऑल, तो मॉलिक्यूल भी पोलर और नॉन पोलर होता है, डिपेंडिंग कि उसका नेट डाइपोल मोमेंट कट रहा है कि नहीं कट रहा है। सब हो जाएगा ना। जैसे मान लो हम लोग बात करें CO2 का, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर नेचर का है, ठीक। लेकिन अगर हम लोग बात करें SO2 का, तो SO2 का फोटो बना लोगे, S डबल बॉन्ड O और यहां लोन पेयर, देखो ये पोलर नेचर का है, बिकॉज उसका डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट नहीं हुआ, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अगर हम लोग बात करें, तो जैसे इसको देखो, बेंजीन रिंग, यहां पे अगर Cl है और यहां पे अगर Cl है, तो ये वाला मॉलिक्यूल नॉन पोलर है ना, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0, ये वाला डाइपोल पूरा का पूरा कट गया। लेकिन अगर यही वाला मॉलिक्यूल पारा पोजीशन पे नहीं लग करके ऑर्थो या मेटा पोजीशन पे लगता, तो ये वाला मॉलिक्यूल क्या हो जाता? पोलर, नॉट इक्वल टू 0।